हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आज का ये वीडियो हमारा वर्ग 1 मेंस के लिए हमारा फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम यूनिट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। तो यूनिट नंबर 15 में 4 to 5 टॉपिक्स हैं, यानी कि 4 to 5 पोएम्स हैं जो अलग अलग पोइट्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में 4 to 5 जो टॉपिक हैं, पोएम्स हैं, वो एक ही में कवर करेंगे। मे भी वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन आपको इधर उधर भटकने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट के लिए एक ही वीडियोज़ में आपको एक ही पूरा यूनिट कवर हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम इसके MCQ देख लेंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट करते हैं, माई मदर एट 66 बाई कमला दास, यानी कि जो पहली पोएम है बाई कमला दास के द्वारा लिखी गई है। माई मदर एट 66 आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, ये इंडियन पोइट हैं और इनका जो जन्म है केरला में हुआ था। तो इनका जो बर्थ है कब हुआ था, 1934 में हुआ था। एंड डेथ जो है अभी अभी हुई है, कुछ ही टाइम पहले एक तरह से, तो 2009 में। यानी कि आप सभी लोगों ने आप सभी लोगों के सामने ही हुई है, एक तरह से सबका जन्म हो चुका होगा आप में से। तो इनके कुछ पहले इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद हम इस पोएम को देखेंगे। ठीक है, तो इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अदर, वो ये हैं। समर इन कलकत्ता 1665 में लिखा गया था। द ओल्ड प्ले हाउस लिखा गया है फिर। एंड अदर पोएम्स 1973 में लिखी गई हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1976 में लिखी गई हैं। अ डॉल फॉर चाइल्ड, और ये पद्मावती हरलॉट 1992 में लिखी गई है। माई मदर एट 66 1999 में लिखी गई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं जो कभी कभी में भी आपको पूछ लें एग्ज़ाम में, तो इनको भी आप अपने दिमाग में रखें। अब हम पढ़ते हैं इनकी मेन पोएम को, माई मदर एट 66 को। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन फ्राइडे मॉर्निंग। यानी कि जो कमला दास जी हैं, वो उनकी खुद की पोएम है ये एक तरह से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए जा रही हैं फ्राइडे की मॉर्निंग को, है ना। लाइन बाय लाइन समझ में आ रही होगी, आप इतने स्मॉल है नहीं कि समझ ना सकें। नेक्स्ट लाइन में है, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड में, मेरे बगल में बैठी हुई। डोज माने हल्का सा सोना, एक पलक झपकाना सा होता है वैसा। साइड में डोज यानी कि हल्के से सोते हुए। ओपन माउथड यानी उनका सा जो मुंह था वो हल्का सा खुला हुआ था। हर फेस उनके चेहरे पर देखा। एज आसन आई लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड, यानी कि आसन मीन्स होता है राख। हर फेस उनके चेहरा जो है आसन यानी राख की तरह हल्का सा दिख रहा था। आई लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स यानी कि जैसे एक डेड बॉडी जो मृत शरीर होता है उसी की तरह है। एंड आई रियलाइज्ड, और उन्होंने फिर रियलाइज किया, महसूस किया। विद पेन यानी कि तकलीफ़ के साथ, पेन के साथ। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुकड बट सून, यानी कि जैसे उन्हें थोड़ा सा पेन के साथ उन्हें ये सब रियलाइज हुआ कि वो अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं उनकी माँ। एज सून एज ओल्ड एज सी लुकड, उन्होंने देखा। बट और जल्दी ही, सून द थॉट अवे, और उनके दिमाग में ये थॉट आया। एंड लुकड आउट, और वो उन्होंने इस थॉट से बचने के लिए एक बेकार सा ख्याल था, एक तरह से पेन सा, तो उन्होंने इस थॉट से बचने के लिए लुकड आउट एट यंग ट्रे, यानी कि बाहर की तरफ देखा। लुकड आउट मतलब बाहर की तरफ देखना। एट यंग ट्रे, बाहर की तरफ जो देखा यानी कि विंडो से, तो वहाँ मतलब यंग ट्री यानी कि पेड़ पौधे थे। स्प्रिंटिंग यानी कि वो पीछे जा रहे थे, यानी कि जैसे गाड़ी आगे जाती है तो पेड़ पौधे हमको पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, ऐसा उन्हें उस विंडो से दिख रहा था अपनी कार से। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि बहुत सारे, मैरी मतलब खुश होता है, बहुत सारे खुश जो बच्चे थे। चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट यानी खेल रहे थे बाहर की साइड। ऑफ देयर होम्स यानी अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहे थे और खेलते हुए चले जा रहे थे।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी चेक, यानी कि सिक्योरिटी चेक होती है जब भी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो वो बता रहे हैं कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची और सिक्योरिटी चेक हुई, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, मैंने कुछ ही पैर आगे बढ़ाए थे, कुछ ही कदम आगे बढ़ाए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी साइड देखा। वेन यानी कि बेरंग ढंग से, ये लिखा है WAN, बेरंग ढंग से। आगे लिखा है पेल एज आई हेट विंटर्स मून, यानी कि एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि जो विंटर के सीजन में मून होता है वो दिखता है, ऐसे ही उनका जो फेस है दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एस, और उन्होंने ओल्ड फैमिलियर मतलब होता है उनका पुराना जो फैमिलियर रहता है व्यवहार या जो प्यार रहता है, वैसा उन्हें महसूस हुआ, है ना, दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड फियर, और उन्हें अपने बचपन का जो फियर था, वो डर था, वो याद आ गया। जैसे अपने बच्चे से अपनी माँ दूर रहती है तो बच्चा परेशान हो जाता है, उसी प्रकार। बट ऑल आई सैड, लेकिन आखिरी में आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, एज ऑल आई डिड आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और 3 बार यहाँ पर स्माइल का यूज़ किया गया है, यानी कि उन्हें डर हुआ लेकिन उन सबको कंट्रोल करते हुए। बट ऑल आई सैड वॉज, मैंने सब कुछ कंट्रोल करते हुए मैंने कहा सी यू सून अम्मा, यानी कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ऐसा उन्होंने बोला। एज आई डिड आई वॉज स्माइल, और उसके बाद मैंने स्माइल किया और वो पोएम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी। अब इसमें हम जल्दी से पोएटिक डिवाइस का भी देख लेते हैं और फिगर ऑफ स्पीच का क्या यूज़ हुआ है। पहली यूज़ हुई है सिमिली, जहाँ पर एज और लाइक का 2 बार दोनों ही जगह इसमें यूज़ हुआ है। मेटाफर भी यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है, मानवीकरण, जैसे कि पेड़ पौधों को उन्होंने बताया है उसमें। रिपीटेशन भी यूज़ हुआ है क्योंकि वर्ड 2-3 थे वो रिपीट भी हुए हैं, और एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये थी पोएम हमारी मदर एट 66 बाय कमला दास, जो कि 1999 में पब्लिश्ड हुई थी कमला दास के द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखें, और कोई डाउट हो इस पोएम से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पोएम की साइड। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है कीपिंग क्वाइट, है ना। आप लोग देख सकते हैं बाई पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया है। ये चिली की रहने वाले थे ये पाब्लो नेरुडा, इनके द्वारा ये लिखा गया है, और ओरिजिनली ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बॉर्न यानी कि जन्म और डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म है 1904 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है 1973 में हुई थी। ठीक है, इनको एक बार 1971 में आप लोग देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, और एक 1950 में पीस अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब इस पोएम के बारे में हम बात करते हैं कीपिंग क्वाइट के, जो कि लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को भी समझ में आएगी। उसके बाद हम पोएटिक डिवाइस का भी देखेंगे इसमें। तो देखते हैं हम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ये बोल रहे हैं नाउ वी विल काउंट, अब हम काउंट करेंगे टू 12, यानी कि 12 तक हम गिनती गिनेंगे, एक तरह से काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम साइलेंट रहेंगे। यहाँ साइलेंट आएगा फ्रेंड्स, आई थिंक। ठीक है, आप लोग थोड़ा एक बार देख लें, मैं भी चेक कर लूँगा अभी। तो ये बोल रहे हैं हम 12वीं तक काउंट करेंगे और हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और हम सब एक बार ऑन द फेस करेंगे पृथ्वी की तरफ। यहाँ पर इन्होंने जो 12 है, 12 तक ही काउंट करने की क्यों बात की गई है, क्योंकि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और जो हमारी क्लॉक होती है वो भी 1 से 12 तक ही चलती है, तो इसलिए वो बात की है उन्होंने। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। वो केवल एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे पृथ्वी पर पूरी अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि हम सभी एक साथ
12 तक काउंट करेंगे और हम चुप रहेंगे और पृथ्वी को फेस करेंगे एक बार सब। और क्योंकि हमारी जो अर्थ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बात की जाती है, तो बोल रहे हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा में बात नहीं करना है, सिर्फ चुप रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के लिए सबको चुप रहना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने मूव भी नहीं करना है, किसको, आर्म्स को। अब आर्म्स पर यहाँ पर उन्होंने 2 मीनिंग्स निकाले हैं, एक हथियार और एक बॉडी पार्ट्स। तो यानी ना कि हथियार को मूव करना है, ना कि बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, और ये हमारे लिए एक एक्जॉटिक मूवमेंट होगा, यानी कि थोड़ा फियर वाला होगा। विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, यानी कि रस माने भीड़ होती है, आप लोगों को मालूम है, ना कोई वहाँ पर फिर भीड़ होगी, ना कोई इंजन्स, यानी कि जो बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं वो भी ना चलें, एकदम शांत रहें सारी चीज़ें। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब वहाँ पर एक साथ होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजर, और हम सब अजनबी भी हो सकते हैं, है ना, हम सभी अजनबी होंगे फिर भी हम सब एक साथ होंगे, टुगेदर होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो मछुआरे होते हैं और जो समुद्र में मछली पकड़ते हैं, तो बोल रहे हैं फिशरमैन एंड कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल्स, यानी कि वो मछली न पकड़ें, और यानी कि जो वेल होती है ना, ब्लू वेल, उसको न पकड़ें, उसको हार्म ना पहुंचाएं, नुकसान न पहुंचाएं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो मतलब इकट्ठा करते हैं, गैदर माने इकट्ठा करना, सॉल्ट माने नमक, और जो समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग होते हैं वो सॉल्ट को इकट्ठा न करें। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हाथों की साइड देखें कि उनके हाथों में नमक को इकट्ठा करते करते कितने हर्ट हो गए हैं, कितने घाव हो गए हैं, उनकी तरफ वो देखें एक बार। दीज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स विद गैस। ग्रीन वॉर्स मतलब ग्रीन हाउस गैस टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड वॉर्स विद गैस, है ना, गैसेस से निकलने वाली जो वॉर होते हैं, वेपन्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस और तमाम प्रकार के पॉइजन बना रहे हैं। वॉर्स विद फायर, और फायर जो आग से होती है, जो जीतने की तैयारी कर रहे हैं, विक्ट्री की। विद नो सर्वाइवर्स, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वो एक दिन चुप होंगे तो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अगर वो सब चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जब तक कि पोएट 12 तक काउंट करेंगे तो वो देख पाएंगे क्लीन क्लॉथ्स को, वो सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा वो खुद को देख पाएंगे। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पर नई शुरुआत से है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सब एक भाईचारे में की तरह नज़र आएंगे, एक दूसरे को भाईचारे की नज़र से देखेंगे। द शैडे डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान वैसे भी जब उसका एंड होता है, डेथ होती है, तो कुछ भी नहीं ले जाता अपने साथ, तो उसी प्रकार की ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। ब्रदर्स एंड शैडे डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। वॉट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, हमें कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी के साथ, हम कुछ भी करें लेकिन अंत में हमें क्या मिलना है और क्या करना है, उसकी तरह हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि फिर ये यहाँ पर बात कर रहे हैं एक तरह से कि लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, यानी कि ज़िंदगी है वो किस तरह है, कितनी अच्छी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ्स, यहाँ डेथ से मतलब है डेड बॉडी से, ये कह रहे हैं मैं नहीं चाहता हूँ ट्रक से भरी हुई डेड बॉडी को।
डेड बॉडी से भरी हुई ट्रक को, सॉरी ऐसे। फिर नेक्स्ट लाइन में है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन के प्रति हम सिंगल माइंडेड होते नहीं होते तो कितना अच्छा होता है, वहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ भी नहीं करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बहुत अच्छा साइलेंस होती तो सब अपने आप को एनालाइज कर पाते कि हमें एटलीस्ट कहाँ जाना है एट द एंड में। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो अपने सैडनेस को इंटरप्ट कर पाते और उसमें देख पाते कि क्यों हम सैड हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ्स विद डेथ, यानी कि और अंडरस्टैंडिंग समझ पाते खुद को, और धमकियां जो हमको मिलती हैं विद डेथ यानी कि ज़िंदगी छीन लेने की यानी मारने की, उस सबको हम देख पाते। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, बता रहे हैं फिर आगे पोइट, हालांकि जो इस प्रकार जो पृथ्वी है, अर्थ है, कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जो सब कुछ एक तरह से डेड की तरह नज़र आती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर वो बाद में कुछ समय बाद वो एक अलाइव नज़र आती है, जीवित नज़र आती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी कि इन यहाँ से वो बता रहे हैं जिस प्रकार पृथ्वी हमें बताती है, वो समर से विंटर में जाती है, विंटर से फिर अपना मौसम चेंज करती है, वेदर चेंज करती है, और तो वो डेड नज़र आती है एक टाइम पे और फिर से वो अलाइव हो जाती है। उसी प्रकार जब हम कुछ टाइम के लिए काउंट करेंगे और सब शांत हो जाएंगे तो हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे और एक नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। और लास्ट लाइन में बता रहे हैं यू विल कीप, आप एक बार चुप रहकर इसको एनालाइज करना, और मैं आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो बता रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसमें पोएटिक डिवाइस की। तो इसमें पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज़ हुआ है, रिपीटेशन का यूज़ हुआ है। रिपीटेशन का मतलब होता है विदाउट रस विदाउट ट्रुथ, तो ये दो जो वर्ड हैं विदाउट 2 बार रिपीट हुए हैं तो यहाँ रिपीटेशन हो गई। इमेजरी मतलब कोल्ड सी, यानी कि सी जो ठंडा है तो वो इमेजिन कर पा रहे हैं अपन। एलिट्रेशन का मतलब होता है वी विल वी कुड, तो यहाँ पर जो डब्लू है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रकार ये एलिट्रेशन हो जाता है। यानी कि ए ई आई ओ यू जो वर्ड होते हैं उनको छोड़कर कोई भी वर्ड एक ही लाइन में रिपीट हो तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है बाय पैब्लो नेरूडा के द्वारा वो फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। इसमें भी कोई अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पोएम की। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। एक तरह से आप इस टॉपिक के नेम से ही इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। एक एलिमेंट्री स्कूल यानी कि थोड़ी सी बुरी कंडीशन वाला एक क्लासरूम है, और इना स्लम यानी कि एक गार्बेज वाली जगह पर, यानी कि जहाँ बहुत गंदगी रहती है, कचड़े वाली जगह पर, स्लम एरिया में एक क्लासरूम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन? स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। सबसे पहले हम इनके बारे में 1-2 लाइन जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 1909 में हुआ था और जो इनकी डेथ है 1995 में हुई थी। और ये एक सोशलिस्ट यानी कि सोशल जस्टिस के ऊपर पोएम्स ज़्यादा लिखी हैं इन्होंने। और 1995 में ही जिस समय इनकी डेथ हुई थी उसी ईयर इनको गोल्डन अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। ये इनके बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट लाइन हैं तो आपको माइंड में याद रखना है। चलिए अब हम इस पोएम के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली लाइन में लिखा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, यानी कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, यानी कि गस्टी वेब्स का मतलब होता है मुरझाए, वेब्स माने वो हाथ होते हैं उसी की तरह, हाय हेलो वाला हाथ हम वेव नहीं करते मोबाइल में, आपने देखा, उसी की तरह बात कर रहे हैं ये कि बहुत दूर, फार फार मतलब होता है दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेब्स दूर से देखते हैं हम, गस्टी वेब्स की तरह मुरझाए हुए
चेहरों की तरह दीज चिल्ड्रन फेसेस, इनका जो चेहरा है बच्चों का वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, यानी कि जैसे उनके जो वीड्स आपने देखा होगा, जिन जिन पौधों में बीट्स नहीं होते यानी कि जड़ें नहीं होती, रूटलेस होते हैं, उस तरह ये बच्चे दिख रहे हैं। इनके जो बाल हैं उसी तरह घुंघरेले जो बाल होते हैं टॉर्न उसी तरह दिख रहे हैं, राउंड वाले हैं। एंड पेलर यानी कि आलसी सा चेहरा, आलस भरा इनका चेहरा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द टॉल गर्ल विद हर वेस्ट, यानी कि एक लंबी लड़की, विद हर वेस्ट यानी कि एक लंबी लड़की है काफ़ी, वो वेस्ट डाउन यानी कि अपनी कमर और गर्दन झुकाए हुए बैठी हुई, कमर और हेड मतलब सर झुकाए हुए बैठी है क्लास में सबसे पीछे। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक पेपर स्विमिंग बॉय भी है उसी में, वो भी बैठा है। विद रेड साइज, एक चूहे की आँखों की तरह एक पेपर स्विमिंग बॉय, यानी बहुत पतला सा। पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब जिस प्रकार पतला पेपर होता है उसी प्रकार एकदम पतला सा, बोन्स की तरह हड्डियाँ दिख रही हैं उसमें, सिर्फ उसी तरह है। और जिस प्रकार चूहे की आंखें होती हैं छोटी छोटी, उसी प्राय छोटी छोटी आँखों के साथ एक बैठा हुआ बॉय है छोटा सा। द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ वेस्टेड बोन्स, यानी कि स्टंड यानी कि कमज़ोर, अनलकी है, हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी कि HEIR मतलब उत्तराधिकारी, जो उसके उत्तराधिकारी मतलब हम कह सकते हैं विरासत है ना, उसको विरासत में मिला हुआ है वो ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि वो बोन्स जो है यानी कि जो उसकी कमज़ोरी है ना, स्टंट और अनलकी जो है वो उसके विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स गार्लैंड डिसीज़, जो उसके फादर्स से बिलोंग करती है, रिसाइटिंग मतलब बिलोंग करना है ना, गार्लैंड डिसीज़ यानी कि एक तरह से बुरी स्थिति होना, बुरी बीमारी टाइप की होना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो एक डेस्क के पीछे से छुपा हुआ बैठा हुआ है। एट ब्लैक ऑफ द डिम क्लास 1, और उस कमरे में एक ब्लैक यानी कि अंधेरा सा है, डिम यानी कि कमज़ोर छाँव सी है, अंधेरा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक कॉर्नर में एक डिम से एक मतलब अंधेरे में एक क्लास में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग लड़का भी बैठा हुआ है, उसके बारे में यहाँ बातचीत कर रही है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, यानी उसकी जो आँखें हैं, हिज आइज यानी कि उसकी आँखें लिव इन अ ड्रीम, एक सपनों में हैं। ऑफ स्केरल्स गेम्स, जिस प्रकार पेड़ पर स्केरल्स मतलब गिलहरी गेम खेलती है, उसी प्रकार उसका खेलने में बाहर मन लग रहा है सपने में। इन ट्री रूम, जिस प्रकार गिलहरी ट्री के ऊपर खेलती है ना, उसी प्रकार। अदर देन दिस, ना कि इस क्लास में जो हो रहा है उस पर उस बच्चे का ध्यान नहीं है। किसका? जो अननोटेड बॉय है, स्वीट एंड यंग, उसके बारे में बात हो रही है। आगे बात है दिस ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, यानी कि जो बता रहे हैं सोर्स क्रीम वॉल्स, यानी कि इस जो क्लास की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल बेकार सी हैं, जैसे किसी डोनेशन में दी गई चीज़ होती है ना, उसी प्रकार। और उसके बाद आगे बात कर रहे हैं शेक्सपियर्स हैड क्लाउड लेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, यानी कि यहाँ पर शेक्सपियर्स की एक फ़ोटो लगी हुई है एक दीवार पर, तो उनके चेहरे उनके जो हेड है उस पर बाल नहीं हैं, तो उसकी तुलना एक डूबते हुए सूरज या उगते हुए सूरज की तरह और बच्चे कल्पना करते हैं, बट ये नहीं जानते कि शेक्सपियर कौन है, कितने बड़े राइटर हैं, उनको नहीं मालूम। तो इसी प्रकार बात की है शेक्सपियर्स हैड क्लाउड लेस एट डाउन, यानी जो डूबता हुआ सूरज आधा दिखता है उस प्रकार उनका जो हेड है वो दिख रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, है ना, जिस प्रकार ऑल सिटीज़ में दिखता है वैसा नहीं है। बेलेड फ्लावरी टायरोलिस वैली, यानी कि जो टायरोलिस वैली है एक फ्लोरी है, यानी कि एक बहुत सुंदर सी तस्वीर लगी हुई है जो कि किसी फॉरेन कंट्री की एक वैली यानी कि घाटी की है। बट इन बच्चे जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको इस प्रकार के किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें वेस्ट सी हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर
उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे बात कर रहे हैं ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मैप भी लगा हुआ है अवॉइडिंग द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड मैप है, इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडो नॉट दिस मैप, यानी कि बात कर रहे हैं एक जो मैप लगा हुआ है फिर भी येट यानी कि फिर भी फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडो नॉट दिस मैप यानी कि उनका जो एरिया है, विंडो का मतलब यहाँ एरिया, स्लम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका जो एरिया है फिर भी उन इस मैप पर कहीं उन्हें नज़र नहीं आता है, नहीं उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है उस मैप पर। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, बात कर रहे हैं उनकी जो दुनिया है, उनका जो वर्ल्ड है वो वहीं तक है, उसी स्लम एरिया में है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ उनका जो भविष्य है फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, एक फॉग से पेंट कर दिया गया यानी कि धुंधला कर दिया है, बेकार कर दिया है उसी एरिया में। और नैरो स्ट्रीट यानी कि बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, वो भी सील्ड हैं। इन विद अ लीड स्काई यानी कि एक धुंधले आकाश की तरह है। फॉर फ्रॉम रिवर्स, और रिवर्स भी वहाँ से गुजरती हैं, वो भी कैप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत बेकार सी है नदी जो गुजरती है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, निश्चित ही शेक्सपियर उनके लिए एक भूत की तरह, विकेड यानी कि दुष्ट बेकार की तरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि शेक्सपियर कौन है और कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी इंग्लिश में, और उन वहाँ पर स्लम एरिया में लगा दी गई है तो वो उनके लिए विकेड ही रहा, बेकार ही रहा। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और उस एरिया में जो मैप लगा है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यानी कि ये सब चीज़ें जो शिप्स है और जो सन है वो सब उनके लिए दूर दूर तक एक बैड एग्जाम्पल की तरह है, बुरा उदाहरण की तरह है। देम टू स्टील, ठीक है। आगे फॉर लीव लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि अब ये बात कर रहे हैं जो लालच है देम टू स्टील वो उनका चुरा लिया गया है, और जो उनकी ज़िंदगियां हैं दैट स्लेली उन्हें धोखा दिया जा रहा है। टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स, और उसी एरिया में उनको छोड़ दिया जा रहा है जिस प्रकार उनकी लाइफ में एक होल कर दिया हो, बेकार कर दिया हो उनकी लाइफ को। फ्रॉम फॉग से, एंड एंडलेस नाइट, और उनके जो जीवन है हमेशा इसी प्रकार रहेगी, फॉग से भरी हुई यानी कि धुआं से भरी हुई। ऑन देयर स्लैग, और हमेशा उनके आसपास उनकी जो लोग हैं वो हमेशा इस प्रकार ही कमज़ोर रहेंगे। स्लैप हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड, यानी कि वो बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो वियर स्किन्स पीप्ड यानी कि पहने हुए हैं, जैसे कि हड्डियों का ढांचा पहने हुए हैं वो, वैसे उनकी बॉडी हो गई है। थ्रो बाय बोन्स, यानी कि हड्डियों के ढांचे की तरह उनकी बॉडी हो गई है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टेड ऑल ऑफ देयर स्पेक्टिकल विद मैंडेड ग्लास, यानी कि जो वो चश्मे लगाए हुए हैं वो भी मैंडेड ग्लास, वो भी टूटे फूटे कांच से बने हुए हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे उनका मतलब फोड़ दिए गए हैं उन स्टोन्स, पत्थरों से उनके ग्लास को फोड़ दिया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी कि उनका जो हमेशा जो टाइम है और जो उनकी जगह है वो हमेशा फॉगी ही यानी कि धुआं से ही रहेगी, बेकार ही रहेगी, स्लम ही रहेगी। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, यानी कि इनका जो ब्लॉट देयर मैप्स यानी कि जो मैप लगा है उनकी जो जगह है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। विद स्लम एज बिग एज डूम, जो कि अच्छी हो सके। अनलेस गवर्नर्स, जब तक कि गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर, ये 3 लोग हैं, जब तक कि वो वहाँ पर देखने ना आए, इंस्पेक्शन करने के लिए ना आए, तब तक वो जगह वैसी ही रहेगी और वो कभी भी मैप पर मार्क नहीं करेगी, कभी दिखाई नहीं देगी। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट सट अपॉन देयर लाइफ्स, यानी कि बता रहे हैं कि इनका जो विंडो है वो विंडो की तरह बन सकती है ना, खुल सकती है, और जो अभी तक बंद है ना।
और आगे बात कर रहे हैं, खुल सकती है अगर गवर्नर है, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, वो आकर इनकी स्थिति सुधारने की कोशिश करें तो। आगे बात कर रहे हैं द टाउन ऑफ शो द चिल्ड्रन, यानी कि इस जो टाउन है उसको दिखाया जाए, द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, कि जो चिल्ड्रन है वो ग्रीन फील्ड में रहते हैं, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया अच्छी सी बना सकते हैं, रन अज्योर ऑन गोल्ड, है ना, चमका सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं और गोल्ड की तरह, एंड सेंस एंड लेट देयर टंग, और जो उनकी जो बोली है, टंग का मतलब यहाँ बोली से है, वो बोल सकते हैं बहुत अच्छी मदर लैंग्वेज की तरह, रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जो गर्दन है वो बुक्स की तरह खिलखिला सकती है, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, जो उनके जो एरिया है वो पूरे एरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं और तुलना सी कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर, वो वाइट एंड ग्रीन लीव्स की तरह उनके जो गर्दन है, उनकी जो टंग है, जो बोली है, वो सब क्या हो सकती है, अज्योर हो सकती है, यानी कि चमक सकती है ना। ओपन हिस्ट्री देयर होल्स लैंग्वेज इन द स्लम, यदि और वो जिनकी जो भाषा है वो इन स्लम में हिस्ट्री बना सकती है, ओपन कर सकते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रकार की यहाँ पर बात की गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो है सिमिली का यूज़ किया गया है, मेटाफर का भी यूज़ किया गया है, रिपीटेशन का भी यूज़ किया गया है, और एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन, सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। और ये कहाँ कहाँ किस प्रकार अप्लाई होती हैं तो मैंने बता चुका है, मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ आपको। सिमिली जहाँ पर लाइक और एज से तुलना की जाए, जैसा कि इसमें 2-3 जगह हुआ है। मेटाफर जहाँ बिना लाइक और एज की तुलना की जाए, जैसे कि लास्ट में हो रहा था। रिपीटेशन जहाँ पर कोई भी वर्ड रिपीट हो जाए, जैसा कि स्टार्टिंग में फार 2 बार रिपीट हुआ है। और पर्सोनिफिकेशन जहाँ पर मानवीयकरण, यानी कि कोई भी ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग में डाल दी जाए, उस प्रकार बात की जाए तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार हमारी ये पोयम यहीं पर एंड होती है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। और मैं एट द एंड में एक बात और कहना चाहूँगा सभी से कि अगर इसमें आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन नज़र आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। और ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, 30 मिनट के लगभग शायद हो जाएगा, तो इसलिए हम जो यूनिट 15 है मैंने डिसाइड किया है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और आज ये वीडियो आ जाएगा और कल नेक्स्ट जल्दी ही मैं शूट करके सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा इसका। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वर्ग 1 इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट स्टिल वी विल वर्क हार्ड एंड वी विल प्रोवाइड आवर बेस्ट क्वालिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।